रहीम। आज हम बाई कंडीशनल की बात करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं और इनके बारे में आज हम देखते हैं। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अगर हम डेफिनेशन को स्टडी करें तो इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स द बाई कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू एंड इज़ डिनोटेड बाय पी एंड डबल एरो क्यू। ठीक है, तो बाई कंडीशनल का मतलब होता है कि उसके लिए आपके पास p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों की वैल्यू अगर होगी आपके पास, दोनों की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, p इफ़ एंड ओनली इफ़ q, मतलब p सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक q की वैल्यू नहीं होगी और q उस वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक p की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और इसको हम जो है तो IFF से भी डिनोट कर सकते हैं, IFF से भी एब्रीविएट करते हैं। और ये हमें यहाँ पे एरो गिवन है कि हम जो है तो बाई कंडीशनल जिसको हम बाई कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें बाई कंडीशनल की फर्दर, ये तो हमें समझ आ गई। अब इसके बाद इसकी अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो हमारे पास p बाई कंडीशनल q, तो हमारे पास p की वैल्यूज़ आ जाएंगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसी तरह q की वैल्यूज़ आ जाएंगी ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, और अगर हम जो है तो बाई कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे p बाई कंडीशन q। अब देखें p की वैल्यू ट्रू है, q भी ट्रू है, तो फिर हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमने इसकी स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी, p इफ़ एंड ओनली इफ़ q, मतलब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी जो है तो ट्रू आएगा, दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तब आपका आंसर हमेशा ट्रू आएगा, ये बात याद रखेंगे। अब सेकंड में देखें ट्रू फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि q की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मतलब p प्रेजेंट है लेकिन q एब्सेंट है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसी तरह थर्ड में क्या है, फॉल्स ट्रू और फॉल्स, और एंड पे क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब इसमें देखें p भी प्रेजेंट नहीं है, q भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। जहाँ पे p और q की वैल्यू सेम आएंगी वो हमारे पास एंड में जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो हमेशा ट्रू ट्रूथ वैल्यू आएगी जब भी आप बाई कंडीशनल का टेबल बना रहे होंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें तो 1 + 1 = 3 इफ़ एंड ओनली इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट। ठीक है, अब क्योंकि 1 + 1 = 3 नहीं है, दिस इज़ फॉल्स, इफ़ एंड ओनली इफ़, और ये जो 1 + 1 = 3 है, इसको आप समझ लें कि ये आपके पास एक p स्टेटमेंट है। ठीक है, और आगे हमने लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट, तो अर्थ इज़ फ्लैट ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, अर्थ फ्लैट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अर्थ तो हमारे पास एक राउंड शेप में है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स हैं, तो इसलिए हमने इस पूरी स्टेटमेंट को क्या लिखा है, ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी हमने ट्रूथ टेबल में पढ़ा था ना, जहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज़ ट्रू आ जाएंगे तो आप फिर भी आपकी वैल्यू ट्रू आएगी, और अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ फॉल्स आ जाएंगी तो तब भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो स्काई इज़ ब्लू, मतलब पी स्टेटमेंट क्या है कि ट्रू है, स्काई इज़ ब्लू, यस, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 = 0, तो 1 = 0 ये हमारे पास क्यू स्टेटमेंट है, और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है, 1 तो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, एक आपके पास फॉल्स है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आएगी। इसी तरह मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ बर्ड्स ले एग्स, तो यस बर्ड्स ले एग्स, और मिल्क जो है वो वाइट होता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम फर्दर एग्जांपल्स की बात करें तो 33 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो ये भी हमारे पास जो है तो एक हमारे पास एक फॉल्स है p की, जो हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक p की स्टेटमेंट है। इफ़ एंड ओनली इफ़ हॉर्स हैज़ 4 legs, तो हॉर्स हैज़ 4 legs तो ठीक है, q हमारे पास ट्रू है लेकिन p हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और इसी तरह जो हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है, x इज़ ग्रेटर देन 5 इफ़ एंड ओनली इफ़ x² इज़ ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो इसमें जो है तो हमें x की वैल्यू नहीं गिवन कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए हमने इसको क्या कंसीडर किया है, फॉल्स कंसीडर किया। ठीक है, तो हम फर्दर अगर हम मूव करें तो ये हमारे पास एक p कंडीशनल जो इक्वालिटी का एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है। समटाइम्स पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको ये इक्वेशन दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप प्रूव करें कि p बाय कंडीशनल q = p इम्प्लॉयज़ q एंड q इम्प्लॉयज़ p।
ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, P का हमने पहले ट्रूथ वैल्यूज़ लिख दी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरह Q का लिखा कि ट्रू फॉल्स, और उसके बाद हमने बाई कंडीशनल की वैल्यू की, जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, जहाँ पे जो है तो एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो वहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम P इम्प्लाइज Q का टेबल की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपको वो लेक्चर जो है तो आप उसे गो थ्रू करें और उसके बाद आपको अंडरस्टैंड होगा कि हम P इम्प्लाइज Q कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे नेक्स्ट जाएँ तो ये हमने P इम्प्लाइज Q की वैल्यू फाइंड कर ली, ट्रू दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स, और जहाँ पे आपके पास Q की वैल्यू अब फॉल्स आ रही है तो हमने क्या किया, अब P इम्प्लाइज Q में आपके पास वो वैल्यू फॉल्स आती है। ठीक है, और अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है तो फॉल्स आ जाए, सेकंड ट्रू आ जाए तो फिर भी आपके पास आंसर ट्रू आता है, और जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ फॉल्स आ जाए तो वहाँ पे भी आंसर ट्रू आता है। तो P इम्प्लाइज Q में याद रखें कि हमेशा आपका आंसर फॉल्स तभी आता है जब आपके पास Q की वैल्यू फॉल्स होती है और P की वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ रह गई हैं, लास्ट टेबल रह गया, तो हम जो है लास्ट कॉलम है इसको भी हमारे पास फिल कर लेते हैं। हमने Q इम्प्लाइज P का भी ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी हमने जो है तो ये सारी फिलअप करनी, और उसके बाद जो एंड पे, एंड का मतलब होता है कि अब हमने P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P को एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ट्रू मीन्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू ट्रू। इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब एक भी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपके पास एंड रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आता है जब आप एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो अब देख लें आप कि आपके पास वैल्यूज़ दोनों की सेम आती हैं। अगर हम P बाय कंडीशनल Q की बात करें तो पहला ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर फॉल्स है और फिर ट्रू है, और एंड वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू भी ट्रू है, फॉल्स है और फिर फॉल्स है और फिर ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें एक इक्वेशन गिवन है ये हमारी सेटिस्फाई होती है, और P बाय कंडीशनल Q इज इक्वल्स टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के इक्वल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्रेजिंग बाय कंडीशनल, तो P इम्प्लाइज Q इज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड एज P इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर Q। हम इसको ऐसे भी जो है तो पढ़ सकते हैं। फिर इफ़ P देन Q ये भी पढ़ सकते हैं। एंड कन्वर्सली का मतलब है इफ़ Q देन P, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज़ इक्वलेंट टू Q। P इज़ इक्वलेंट का मतलब है कि दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तभी आपका आंसर हमेशा ट्रू आएगा। जैसे दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो फिर भी ट्रू आएगा, दोनों की वैल्यू ट्रू है फिर भी जो है तो ट्रू आएगा, लेकिन एक भी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। सही है, तो नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड यू बाय एन आइसक्रीम कोन, एंड इफ़ यू बाय एन आइसक्रीम कोन इट इज़ हॉट आउटसाइड। ठीक है ना, ये मतलब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको ये कहा गया है कि आप इसको जो है तो कन्वर्ट करें इस स्टेटमेंट को बाय कंडीशनल में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू बाय एन आइसक्रीम, ठीक है, कौन, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड, मतलब आप तभी जो है तो आइसक्रीम लेके आएँ अगर तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़, और अगर गर्मी नहीं होगी तो आइसक्रीम भी नहीं आएगी, गर्मी होगी तो आइसक्रीम भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि दिस इज़ अ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पे दोनों आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर यू टू विन द कॉन्टेस्ट इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट दैट यू हैव द ओनली विनिंग टिकट। के मतलब आपके पास एक और स्टेटमेंट गिवन है कि अगर आपने कोई टिकट जो है तो कोई कॉन्टेस्ट है उसको अगर आपने विन करना है तो आपके पास टिकट होना लाजमी है। और अगर हमें ये कहा जाए कि आपने इसको बाय कंडीशनल में चेंज करना है तो हम कह सकते हैं कि यू विन द कॉन्टेस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू होल्ड द ओनली विनिंग टिकट। क्या आप कॉन्टेस्ट को तभी जीत सकते हैं अगर आपके पास जो विनिंग टिकट है वो हो। अगर विनिंग टिकट ही नहीं होगा जिस टिकट ने विन करना होगा तो फिर आप कभी भी आपका जो है तो नंबर नहीं आएगा या आप जीत नहीं सकते। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे यू विल बी इन्फॉर्म्ड एंड कन्वर्सली। ठीक है ना, मतलब अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसको अगर हमने बाय कंडीशनल में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, कि आप जो है तो आपको सारी खबर होगी। कब खबर होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। तो मतलब एक आपके पास P स्टेटमेंट है, वो P स्टेटमेंट क्या है, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, और Q स्टेटमेंट क्या है, यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है,
इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है इट रेन्स इफ़ इट इज़ अ वीकेंड डे देन इट इज़ अ वीकेंड डे इफ़ इट रेन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको कहा गया है कि आप इसे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट रेन्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ वीकेंड डे। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई सैटरडे संडे है तो जिसमें जो है तो वीकेंड है, तो आप ये कह सकते हैं कि इट रेन्स के नॉर्मली जो सैटरडे संडे है तो उसको बारिश होती है। अब इसी तरह अगर हमने ट्रूथ टेबल बनाने तो P इम्प्लाइज Q का तो हमने जो है तो समझ लिया कि कब कैसे हम ट्रूथ वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह अब देखें दरमियान में ये जो एरो नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का एरो है, बाय कंडीशनल का। ठीक है, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये बाय कंडीशनल एरो है। और उसके बाद नेगेशन Q का मतलब होता है जो आपके पास Q की वैल्यूज़ होंगी आप उन्हें ऑपोजिट करें। Q की वैल्यू अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। और फिर नेगेशन P, तो यहाँ पे आपके पास P इम्प्लाइज Q, फिर आपने बाय कंडीशनल और फिर नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है ना, आपने क्या करना है पहले ये जो राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं इनको आपने फाइंड करना है और फिर आपने उनका बाय कंडीशनल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये अगर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो हमने पहले जो आसान तरीका होता है कि आप पहले नेगेशन वाली वैल्यूज़ को फाइंड करें, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है फॉल्स, नेगेशन P और नेगेशन Q की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की और उसके बाद फिर ये जो नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P है ये हमने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। और उसके बाद हमने क्या किया बेसिकली ये P इम्प्लाइज Q की जो वैल्यूज़ हैं ये भी कैलकुलेट करनी। अब हमने क्या करना है इन दोनों का बाय कंडीशनल फाइंड करना है। तो जहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे सेम नहीं होंगी तो फॉल्स आ जाएगा। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हर जगह यहाँ पे भी ये ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है तो ट्रू आ गई, फिर फॉल्स है ट्रू आ गई। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ P इम्प्लाइज Q की हैं वो सारी ट्रू फॉल्स ट्रू है और सेकंड की भी ट्रू फॉल्स ट्रू है, तो हमारे पास एंड रिजल्ट में भी सारी वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन होगी। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम अच्छा जी, तो अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रूथ टेबल है वो है P बाय कंडीशनल Q और बाय कंडीशनल R बाय कंडीशनल Q। अब जब भी आप जो है तो ऐसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो अब आपने देखना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितनी हैं, P Q एंड R। ठीक है, तो जब आपके पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो फिर आपके पास जो ट्रूथ वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी। P की वैल्यू पहले आपने 4 दफ़ा ट्रू लिखना है और फिर 4 दफ़ा आपने फॉल्स लिखना है। और इसी तरह जब Q की बारी आएगी तो आपने 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू और फिर 2 दफ़ा फॉल्स। और R का आपने ट्रू फॉल्स और ऐसे आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने P बाय कंडीशनल Q, मतलब अगर जहाँ जहाँ पे P और Q की वैल्यू सेम होगी तो आपने यहाँ पे ट्रू लिखना है और अदरवाइज फॉल्स लिखने हैं। उसके बाद फिर R बाय कंडीशनल Q की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, जहाँ जहाँ पे R और Q की वैल्यू सेम होगी तो वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपने ये जो 2 कॉलम्स होंगे P बाय कंडीशनल Q, R बाय कंडीशनल Q, इन दोनों में जहाँ जहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ ट्रू आ रही होंगी तो आपके लास्ट कॉलम में वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह ये देखें कि हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है P बाय कंडीशन Q में दोनों वैल्यू पहली ट्रू हैं तो हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है, फिर सेकंड भी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ट्रू लिखे हैं। थर्ड में देखें एक वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, फोर्थ में भी एक वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट में जाएंगे तो R बाय कंडीशनल Q की वैल्यू भी एज इट इज़ हमने इसी तरह कैलकुलेट कर ली और एंड पे जाएंगे तो हमारे पास ये जो टेबल आता है हमने इसको एज इट इज़ दोनों को कैलकुलेट किया। देखें फर्स्ट दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो हमने ट्रू लिखा है, फिर सेकंड में एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये बाय कंडीशनल है ना और बाय कंडीशनल में दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना लाजमी होते हैं। इसी तरह थर्ड में दोनों वैल्यूज़ फॉल्स आ रही हैं तो हमने इसको ट्रू कंसिडर किए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है तो हम इस इक्वेशन का अगर ट्रूथ टेबल हमें कहा जाएगा तो हम उसको बना के जो है तो प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल ट्रूथ टेबल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है P एंड नेगेशन R बाय कंडीशनल Q और R है। ठीक है, तो हमने इसी तरह इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। पहले हम नेगेशन R फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम P एंड नेगेशन R फाइंड करेंगे, फिर Q और R करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी हम उसको एवेलुएट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने नेगेशन आर की ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेट की। अगर आपके पास आर में वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप उसकी वैल्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसकी वैल्यूज़ को नेगेट कर देते हैं। उसके बाद हमने पी एंड नेगेशन आर की वैल्यूज़ को फाइंड किया, तो ये हमारे पास आ गया। एंड का मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी है। देखें ट्रू फॉल्स फॉल्स मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड का मतलब होता है आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने क्यू और आर को कैलकुलेट किया। तो आर ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपने उनको ऐड करना है, ठीक है। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब एक वैल्यू अगर आपकी फॉल्स भी होगी तो तब भी आपका वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है। तो फॉल्स आपका तभी आएगा जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं आपकी। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन रह जाती है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, पी एंड नेगेशन आर बाय कंडीशनल क्यू और ये हमारे पास एंड में हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, नेगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू इज इक्वल टू पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू। तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसी तरह जो अभी हमने पीछे सीखा है कि हम कैसे ट्रूथ टेबल और इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारे पास दो कॉलम्स हैं इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों सेम आती हैं या नहीं आती। तो हमारे पास ये जो नेगेशन पी और बाय कंडीशनल क्यू की जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हम सेकंड की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रही है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास दो आखिरी कॉलम्स हैं इनकी वैल्यूज़ दोनों की सेम आ रही है। तो ये फिर इक्वालिटी, ये जो आपके पास 3 इज इक्वल्स टू के ये जो आपको एक साइन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं इक्वालिटी, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसको हम ट्रूथ टेबल में इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि आपके दोनों जो कॉलम्स की वैल्यूज़ हों वो दोनों सेम होनी चाहिए। इसी तरह शो दैट पी एक्सक्लूसिव और क्यू, ठीक है, कि मतलब कि जहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज़ पी और क्यू की दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू आ रही हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है कि आपकी वैल्यूज़ जहाँ पे सेम होंगी वहाँ पे फॉल्स आएगा, जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी वहाँ पे ट्रू आएगा, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और का। तो पहले हम पी एक्सक्लूसिव और क्यू कर लेते हैं। तो दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो हमारा आंसर फॉल्स, मतलब दोनों वैल्यूज़ सेम है तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। फिर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है तो फिर ट्रू आ रहा है। और फिर दोनों वैल्यूज़ सेम है तो हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। फिर इसी को हम नेगेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। मतलब जो वैल्यू पहले फॉल्स थी वो अब ट्रू हो गया, जो ट्रू थी वो फॉल्स हो गया, जो ट्रू थी वो फॉल्स और ट्रू। अब हमने क्या करना है, बाय कंडीशनल फाइंड करने, ठीक है, पी एंड क्यू का। तो ये क्या आता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। और हम देख लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम आ रही हैं दोनों कॉलम्स की। तो इसका मतलब है कि ये जो शो दैट हमने इस चीज़ को बाय ट्रूथ टेबल प्रूफ कर दिए। इसी तरह फिर लॉज ऑफ लॉजिक आ जाते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कि पी बाय कंडीशनल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाय कंडीशनल पी। समटाइम्स ये आ जाता है कि आप इसको प्रूव करें कि दोनों की वैल्यू सेम आती हैं या नहीं आती। तो ये जो है तो आपको पता होना चाहिए इस लॉ का। फिर इसी तरह इम्प्लीकेशंस लॉ है कि आपके पास अगर आपको गिवन हो पी इम्प्लाइज क्यू तो वो किसके इक्वल होगा, निगेशन पी और क्यू। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेशन और पी एंड नेगेशन क्यू। मतलब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को नेगेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो और ऑपरेशन होता है वो एंड में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या आता है, नेगेशन पी एंड और इन्वर्टेड कॉमर्स में पी एंड नेगेशन क्यू, ये इसके इक्वल है। तो पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन पी और क्यू के भी इक्वल है, और पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के भी इक्वल है। इसी तरह लॉज ऑफ लॉजिक में एक्सप्लोटेशन लॉ है, पी एंड क्यू इम्प्लॉयज़ आर किसके इक्वल होगा, पी इम्प्लॉयज़ क्यू इम्प्लॉयज़ आर के इक्वल होगा। इसी तरह इक्वलेंस का लॉ है कि पी बाय कंडीशनल क्यू किसके इक्वल होगा, पी इम्प्लॉयज़ क्यू एंड क्यू इम्प्लॉयज़ पी। तो ये आप इसको ट्राई करें, आप इनके ट्रूथ टेबल बनाएं और आप देखेंगे कि ट्रूथ टेबल में जो इनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो सेम आ रही होंगी। इसी तरह रिडक्टिव एंड अब्सर्डम लॉ है कि पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज
सी, ठीक है ना। तो ये कुछ लॉज हैं कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप जो है तो इनको डिफरेंट प्रूव्स में यूज़ करेंगे और अगर आपको इन लॉज का पता होगा तो आप जो है तो जल्दी से आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कुछ जो है तो इसका सोल्यूशन भी है कि पी एंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज आर। इसका सोल्यूशन क्या है कि पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस पहले, ठीक है, और उसके बाद आप उसके ऊपर इम्प्लीकेशन लॉ को परफॉर्म करेंगे तो आपके पास नेगेशन पी एंड आर और जो है तो आपके पास ये आ जाएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और आर आ जाएगा, ठीक है। और ये किस से हमारे पास आया, इम्प्लीकेशन लॉ से आए। तो ये जस्ट कि अगर आपको कभी कहा जाए कि आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है बाय यूजिंग दीज लॉज, तो आप फिर उसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन ये हमारे पास एक और है और इसके ये जो प्रूफ गिवन है कि आप जो है तो पी एम्प्लॉयज़ आर बाय कंडीशनल क्यू एम्प्लॉयज़ आर, ठीक है। तो ये जो है तो पहले हम इम्प्लीकेशन लॉ को जो है तो इस पे करेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंस ऑफ बाय कंडीशनल लॉ है उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हमारा इम्प्लीकेशन लॉ आ जाएगा। तो फिलहाल आपको बस उन लॉज का पता होना चाहिए कि हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं और कि कहीं पे भी अगर ट्रूथ टेबल में आ जाए तो आप उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। इसी तरह ये फर्दर एक्सरसाइज है जो है तो इनको आप जो है तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो है तो अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन होगा हमारे पास जो एंड में रीज़न डिमॉर्गन्स लॉ, और आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने किस लॉ के थ्रू जो है तो इसको जो है तो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इन लॉज को हम फर्दर डिटेल से भी स्टडी करेंगे कि हम इन लॉज को यूज़ करते हुए कैसे इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी ये सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आपके पास डिफरेंट लॉज होते हैं, आप उन लॉज को अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको ये नहीं समझाया, तो बस आपको जो है तो ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कैसे हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस को प्रूव करते हैं, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।